आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जाहिर सी बात है कि नए साल की आमद है, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि रेल का सफर महंगा हुआ है। मुसाफिर किराए में 1 से 4 पैसे फी किलोमीटर का इजाफा हुआ है। रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट चार्जेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से नया किराया लागू होगा, यानी कल से ही नया किराया एक तरह से लागू हो जाएगा। इस चीज को हम, इस नए किराए की बढ़ोतरी को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें तो नॉन एसी सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और फर्स्ट क्लास में 1 पैसा फी किलोमीटर का इजाफा किया गया है। इसके अलावा अगर हम इस रेट की और नए किराए की बात करें तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर किसी को दिल्ली से पटना जाना है तो किराया बढ़ोतरी के बाद उस पर 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का किराया बढ़ेगा। तो रेल का सफर महंगा हो गया। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, सबसे पहले बताइए कि नया साल आने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले जो ये खबर आई है, जाहिर सी बात है कि महंगाई से जुड़ी हुई खबर है, कितना किराया इजाफा हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दोहरारा कि जिस तरह से नए साल की जो हम सभी स्वागत करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में मोदी सरकार महंगाई की एक और मार आम जनता पर दी है, तो ये कहीं से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महंगाई की मार पहले से ही आम जनता पर जारी है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में भी पेट्रोल 75 को पार कर गई है और डीजल 67 रुपए प्रति लीटर पे बिक रही है। वहीं प्याज भी 100 के पार, कहीं 150 तक भी बिक रहा है, तो 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं रेलवे ने आज जिस तरह से बढ़ोतरी की है, हालांकि न्यूज 18 में से पहले हमने जो खबर चलाई थी कि यात्री किराया में नए साल से बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा करके हमने खबर चलाई थी। हालांकि कल सीआरबी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने, तो उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया था, लेकिन हमने खबर ये पहले चला चुके थे, इसकी आज पुष्टि हो गई। दूसरी बात, मैं किराया बढ़ोतरी की बात करना चाहूंगा कि 1 पैसे से 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। जहां तक अभी आपने भी बताया कि नॉन एसी जो सामान्य होते हैं उसमें 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की गई है। जहां तक बात है कि मेल एक्सप्रेस और जो एक्सप्रेस होते हैं, सुपर फास्ट होते हैं, उसमें 2 पैसा की बढ़ोतरी की गई है, खास करके नॉन एसी को लेकर के। और जहां तक एसी की बात है तो उसमें सेकेंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, चेयर क्लास हो, उसमें 4 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर आप गणना करने के बाद ही समझ पाएंगे, क्योंकि 1 पैसा प्रति किलोमीटर सुनने में और बोलने में काफी मामूली लगता है, लेकिन जहां तक इसे गणना करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि ये बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। ऐसे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई फर्ज कीजिए यहाँ से कोई कोलकाता जाता है तो 1500 किलोमीटर के करीब पड़ता है दिल्ली से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उससे आपको 15 रुपए से लेकर 60 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट वो बढ़ोतरी हो सकती है। उसी तरह रांची के लिए भी अगर हम गणना करें तो 12 रुपए से लेकर 48 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट पे भार पड़ेगा। और अगर कोलकाता की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 15 रुपए से 60 पैसे के पड़ेगा। और पटना की बात करें तो ये जो है 10 रुपए से 40 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट उस पर भार पड़ेगा। तो एक तरफ से महंगाई की एक और मार जो है आम जनता पर पड़ी है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि आज से पहले जो जिन्होंने टिकट आरक्षण करा रखा है उनसे जो अंतर का शुल्क है वो नहीं वसूला जाएगा, और यानी कि जो नए टिकट खरीदे जाएंगे वो नई दर जो निर्धारित की गई है उस पे लिया जाएगा रेलवे की तरफ से, और जो पुरानी टिकटें हैं उस पे नहीं किया जाएगा। और एक अच्छी बात ये है, खासकर मुंबई करो के लिए जो या फिर जो लोकल ट्रेन में चलते हैं उनके जो सब अर्बन ट्रेन होते हैं उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। और साथ ही साथ जो आरक्षण के शुल्क लिए जाते हैं या सुपर फास्ट चार्जेस लिए जाते हैं उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। नहीं अनिल, बिल्कुल सीधे सीधे अगर आप देखिए तो एक आम आदमी पर यह मार पड़ी है, क्योंकि सुपरफास्ट के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, रिजर्वेशन के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है, दिखाता है कि जो एक आम आदमी है उस पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। हर एक वर्ग पर इसका असर पड़ेगा, चाहे वो कोई सामान्य बोगी में बैठकर जा रहा हो या फिर स्लीपर में बैठ के जा रहा हो या फिर एसी बोगीज में जा रहा हो, एसी चेयर कार में जा रहा हो। हर एक वर्ग के व्यक्ति जो यात्रा करता है ट्रेन से उस पे इस महंगाई का मार पड़ेगा और इसका असर
हर एक जगह के देखने के लिए होगा। जितना लंबे दूरी तक कोई यात्रा करता है उसको उतनी ही ज्यादा टिकट उसके बाहर पड़ने वाला है। और कीजिए यहाँ से कोई तिरुवनंतपुरम जाता है उसे जो है मैं कहना चाहूंगा कि 20 रुपए से लेकर के 80 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि जितनी लंबी दूरी होगी उसका किराया उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो गन्ना है वो 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। जी हो रहा है। बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज साल 2019 से एक तरह से विदा हो रहा है और हम साल 2020 को खुशामदीद और वेलकम एक तरह से कर रहे हैं। लेकिन जो ये खबर आई है इसने कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से बहुत मायूस किया होगा, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें हैं कि अब नया साल आ रहा है, बहुत सी चीजों में तब्दीली होंगी, बहुत सी चीजों में एक तरह का बदलाव आएगा। लेकिन नया साल शुरू होते ही जिस तरह की खबर आई है, ठीक नया साल शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं लोगों में मायूसी जरूर होगी। आज इसे भी हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की मार जो लगातार लोगों पर पड़ रही है, ये आखिर सिलसिला कब थमेगा। हमने लगातार देखा कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की हम बात करें उसकी जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं। सब्जियों की अगर हम बात करें, खासतौर से प्याज और आलू की अगर हम बात करें, टमाटर की बातें करें, तो लगातार महंगाई ये सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। और इसके अलावा अगर दूसरी चीजों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई एक बड़ा इशू 2019 में रहा है। क्या 2020 में इससे राहत मिलेगी, इस पर भी हम एक तरह से जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार के मईशत की भी बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे कि हुकूमत कहीं ना कहीं 2019 में मईशत को और इकोनॉमी को लेकर परेशान रही है, क्या उसमें किसी तरह का बदलाव आएगा। इसके अलावा अगर हम पूरी सियासत की बात करें, क्योंकि साल 2019 में हमने देखा कि सियासत बहुत से इश्यूज पर एक तरह से सियासत लगातार होती रही और सियासी माहौल पूरे मुल्क में 2019 में गर्म रहा। क्या 2020 में उस सियासत से छुटकारा मिलेगा और हमारी जो सरकारें हैं वो आवाम के लिए काम भी करेंगी, सियासत ना करके अब काम होगा 2020 में, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि नया साल शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर के लिए जरूर बड़ी खबर आई। आज रात से कश्मीर में एसएमएस की सर्विस बहाल की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी खबर है। लेकिन नया साल क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का आपसे बहुत जल्दी मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, सदर हैं राब्ता काउंसिल के, डिबेट का हिस्सा हैं। शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। शिवम त्यागी बीजेपी लीडर हैं। इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर। ताहिरा हसन साहिबा सामाजिक कारकुन है और खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम आप करती हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सैयद कासिम साहब दलित चिंतक हैं, आप भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी अपने मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शेष नारायण सिंह साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने तो सोचा था कि आज हम लोग डिबेट करेंगे साल 2019 में क्या हुआ इस पर, और साल 2020 क्या 2019 से बेहतर होगा। लेकिन शेष नारायण सिंह साहब, ठीक इससे पहले जो खबर आई उसे थोड़ी सी मायूसी हुई, रेलवे किराए में इजाफा किया गया है। शेष नारायण सिंह साहब। हाँ, तो इसमें थोड़ी सी मायूसी आपको हुई, तो खासी मायूसी होनी चाहिए थी इस पर। बिल्कुल, क्योंकि ये महंगाई का जो सिलसिला है वो उस पर ये एक लंबी चपत है। और दरअसल किराए, रेलवे में किराए बढ़ने से, ढुलाई के या पैसेंजर किराए बढ़ने से उसका दीगर चीज़ों पे मल्टीपल इफेक्ट होता है। बिल्कुल, वो मल्टीप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि रेलवे का किराया बढ़ गया और कुछ नहीं। रेलवे में जो सामान ढुलता है या जो आदमी जाते हैं वो उनकी कॉस्ट बढ़ती है तो वो बढ़ता है। तो इसलिए ये महंगाई की जो एक और खेप जाते जाते दे गए। और काश ये कल इन्होंने अनाउंस किया होता तो आज हम कहते कि साहब रेलवे बहुत बढ़िया चली, साल भर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई एक भी जान नहीं गई। ये सब चीज़ें अभी 4-5 दिन पहले आई थी। तो रेलवे में ये महंगाई वाला सिलसिला जो आज इन्होंने इसकी कर दी, तो शायद 2020 को बहुत पाक साफ रखने का इरादा हो तो इस साल ही निपटा लो जितनी भी खराब खबरें। तो बहरहाल दूसरी बात यह है कि इकॉनमी पर भी अब आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी का तखमीना था, जो लगाया था तमाम मूडीज़ ने और दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने, हिंदुस्तान से उम्मीदें वादी थी, वो उसको लगातार घटाते जा रहे हैं। उसके वजूहात हैं। मसलन
एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम हो गया। हमारे यहाँ गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता था, सूती कपड़ों का एक्सपोर्ट होता था, उसमें चीन और फिलीपीन से हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें चाइना एकदम हावी हो गया है, मतलब यूरोप के तमाम मुल्कों को। और उम्मीद कीजिए कि यूरोप और अमेरिका में आउटसोर्स कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग को, तो शायद हमको मौका मिलेगा, लेकिन वो भी चाइना की तरफ ज़्यादातर शिफ्ट हो गया। आज आप देखें दिवाली वगैरह पे तो चाइना ही चाइना दिखता है। तो दूसरा ये है कि आंकड़ा आया था कि 45 साल में इतनी बेरोजगारी के आंकड़े कभी नहीं आए थे, तो वो भी एक दुखी तकलीफ होने की बात है। और एग्रीकल्चर से बहुत कुछ जुड़ता है जीडीपी में, जो जीडीपी का तखमीना है, तो एग्रीकल्चर जो है वो गड़बड़ हो गया है। उसमें उसके भी जो भी वजूहत हों, डिटेल्स हैं, एक्सपर्ट्स उसको जानेंगे। तो हमारा ये है कि अब लेकिन एक दिलचस्प बात नरेंद्र मोदी जी के लिए है, ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए या बीजेपी के लिए, कि चाहे जितनी महंगाई आ जा रही है लेकिन जो इमोशनल मुद्दे हैं वो चल रहे हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं। मेजॉरिटी उनको सपोर्ट कर रही है। 2019 की जो उनकी जीत है वो 2014 पे भी भारी है, तो इसका उनका नुकसान नहीं हो रहा। आप याद करें जब कांग्रेस की हुकूमत होती थी और 2 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ जाता था, तो इसी जंतर मंतर दिल्ली के पे तमाम बड़े नेता ये प्याज बढ़ जाती थी, तो हमारे ये आजकल जो बहुत बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, और प्याज की बजा के वहाँ पे जमीन पे फर्श पे बैठ जाते थे सड़क पे। तो वो चीजें नहीं हो रही। इस मामले में लकी हैं क्योंकि इनका राहुल गांधी जैसा एक सपोर्टर मिला हुआ है जो कि इनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं होने देता। आप कुछ कर लो, वो कोई भी सड़कों पे नहीं आने देगा वो। तो ये इनकी ये खुशकिस्मत है। बहरहाल ये है कि अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले साल में महंगाई कम हो, चीजें मिलें, दुनिया में इज्जत बढ़े, और ये जो इस पे जो हड़बोंग मचा हुआ है इनका सिटीजनशिप वाले बिल पे जी, इसको ये कहते हैं कि अपोजिशन पार्टी भ्रम, तो वो उसको मैं दुआ तो यही करूंगा कि वो अब अगर भ्रम है तो साफ करें। एनआरसी मोदी जी ने साफ साफ कह दिया हम नहीं लागू करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की स्पीच में था, तो वो भ्रम भी साफ हो जाए। तो दुआ तो यही की जाएगी कि अगला साल जो है पुरसुकून हो, जैसा ये था। बीजेपी के लिए भी ऐसा न हो कि उनके हाथ सामने परोसी हुई थाली महाराष्ट्र में खिसक के कहीं चली गई। झारखंड में उनका बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री बनाया था, वो ले जाके छत्तीसगढ़ से, वो बेचारा अपने ही चुनाव हार गया। तो इस तरह से उनके लिए भी थोड़ा बेहतर हो, ये मैं दुआ करूंगा। और लेकिन मुल्क के लिए, अवाम के लिए और आम आदमी के लिए ये बेहतर हो। और ये दुआ करूंगा कि अगले साल जब हम लोग अलविदा करने को बैठें तो इतनी ठंड न हो नॉर्थ इंडिया में। एक दुआ ये भी मेरी कबूल फरमा लें। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आवाम के लिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, महंगाई और मईशत और इकोनॉमी के बीच और शहरियत तरमीमी कानून के बीच ठंड भी एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन अब उसमें सरकार मेरे ख्याल से बहुत कुछ नहीं कर सकती है। मैं आपके पास शिवम त्यागी आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी शेष नारायण सिंह साहब ने बहुत मुख्तसर में सारी चीजों को उन्होंने बता दी, और खासतौर से अगर हम महंगाई की बात करें, साल 2020 बस अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है, लेकिन ठीक उससे पहले जो खबर आई, लोगों को मायूसी हुई है, और खासतौर से आम आदमी को बहुत ज्यादा मायूसी होगी इससे। को अगर बेहतर बनाना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका जो शेयरिंग है वो तो इस देश की जनता के ऊपर जाएगा ही। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूंगा, अगर मैं एक आम नागरिक की तरह बात करूं तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज लगेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आए दिन जिस तरह से आप देखते थे रेलवे के हालात क्या थे, हर दूसरे तीसरे दिन पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई परेशानी जरूर रहती थी। आज ही रिपोर्ट आई है कि पिछले कुछ समय से, पिछले करीब 1 साल 1.5 साल में जो एक्सीडेंट्स की काउंटिंग है वो 0 हो गई है। मतलब कुल मिला के क्या है कि जो नॉर्मल क्रॉसिंग्स थी वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जिस तरह से सारी चीजें रही, मैं कहता हूं चीजें बेहतर हुई हैं। ये भी एक रियलिटी है कि जिस तरह से किराया बढ़ता है उससे आम इंसान को थोड़ी परेशानी जरूर होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश का आम इंसान भी इस बात को समझता है कि अगर आपको बेहतर सर्विसेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी की भी जान ना जाए, अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी दिक्कत ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा। लेकिन अगर ओवरऑल महंगाई की हम बात करें, कुल मिलाकर अगर महंगाई की बात की जाए तो शिवम बहुत मतलब चैलेंजिंग है ये। आप देखिए सब्जियों के रेट आप उठाकर देख लीजिए। अगर एक आम आदमी की बात कीजिए, सिर्फ रेलवे की बात मत कीजिए। आपने कहा ठीक है पैसे लिए जाएंगे तो उसकी सहूलियतें मिलेंगी,
फैसिलिटीज दी जाएंगी, लेकिन आप ओवरऑल देखिए ना कि किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। मुझे नहीं लगता कि प्याज महंगाई से पहले जरूर शिवम होता था, लेकिन ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं होता था, इतने दिनों तक यह मुश्किल नहीं चलती थी। तो अगर कुल मिलाकर आप देखिए डीजल पेट्रोल की हालत क्या कुछ है, सब्जियों की हालत क्या कुछ है, तो महंगाई तो है, इसे तो मानना पड़ेगा। देखिए, सरकार इस सभी मुद्दों पर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं कहीं ना कहीं जीडीपी से और इन सारी चीजों से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। जहां तक बात प्याज की है तो वो बिल्कुल नहीं, खैर उस चीज से लिंक्ड है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें चीजें हैं। मैं कहता हूं कि सरकार के सामने चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में, आने वाले साल में, जो आज 2019 का आखिरी दिन है, साहब जैसा कि शेष नारायण जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट किया और बताया कि सरकार के लिए भी ये जो साल है कहीं ना कहीं सुखद दुखद दोनों तरह से देखा गया, और इलेक्शंस में कहीं हम अच्छा रहे, कहीं नहीं उतना कर पाए जितनी उम्मीद थी। कहीं पर अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी रहा है। हम काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इस साल में हम वो सब चीजें मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंदी का जो स्तर है वो भारतीय इकोनॉमी पर भी पड़ा है। मुझे लगता है काफी सारी चैलेंजेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाँ देश मजबूती से जो है आगे बढ़ेगा और उसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। जहां तक महंगाई है बिल्कुल एक मुद्दा है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि देश आगे बढ़े और मजबूती के साथ बढ़े, और एक आम आदमी की जो परेशानी है उस पर एक तरह से कंट्रोल पाया जाए। मैं ताहिरा हसन साहिबा आपके पास आना चाहूंगा। ताहिरा जी, आज साल 2019 का एक तरह से बस आप ये कहिए कि अब ये साल रुखसत हो रहा है और साल 2020 का हम एक तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन ताहिरा जी पिछले कुछ सालों में, या यूं कहा जाए कि साल 2019 की ही अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए भी बहुत मायूसकुन रहा है, खवातीन के लिए बहुत मायूसकुन रहा है। और साल 2019 जाते जाते जिस तरह से हैदराबाद की जो घटना थी, कहीं ना कहीं हमारे जो एजेंसियां हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें हैं, उस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। ताहिरा जी, नहीं बिल्कुल, देखिए सिर्फ हैदराबाद की नहीं, हमारे उन्नाव की भी, उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां भी वैसी घटना हुई। जिस तरह से बलात्कार दिसंबर में होता है और एफआईआर दर्ज करने मार्च लग जाता है, जबकि निर्भया के बाद हमारे पास मजबूत कानून है। वो कानून कहता है कि थाना इंचार्ज भी एफआईआर दर्ज न करे तो उसका भी जेल का प्राविधान है। तो जाहिर है महिलाओं को मायूस करता हुआ, जाहिर है उनकी अस्मिता को रौंदता हुआ ये साल गुजरा है। और उम्मीद तो हम यही करेंगे, अब हमारे बीजेपी के साथी भी बैठे हैं, कि 2020 में कम से कम जो कानून हमने लड़के लिए हैं, महिलाओं ने संघर्ष के बाद लिए हैं, निर्भया के बाद जो कानून हमारे हाथ में आए हैं, कम से कम उस कानून को आप 2020 में मजबूती से इंप्लीमेंट करिए। 661 स्टॉप 1 सेंटर, बसेस जिसमें पैनिक बटन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और उसके बाद सबसे बड़ी बात पुलिस का सेंसिटाइजेशन रिफॉर्म, ये आप करिए। और निर्भया फंड जो 3000 करोड़ है वो 8% यूज हुआ। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत इसको सीरियसली नहीं लिया गया। महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है, महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, उसको सीरियसली नहीं लिया गया। वरना वो जो फंड है 3000 करोड़, उसको प्रॉपरली यूज तो करते, यूज करके सुनिश्चित करते महिलाओं के लिए। आधी जमीन है, हमें 33% आरक्षण भी मिले 2020 में। हम ये उम्मीद करें कि बेहतर हो। और देखिए महंगाई, जैसे शीश नारायण जी ने भी कहा, जो महंगाई उसका असर हमारी महिलाओं पे सीधा पड़ता है। महिलाएं बच्चों को खिलाने के बाद खाती हैं। आप सोचिए, जो एक मार्जिनलाइज क्लास हमारा है, वो कुपोषित बच्चे हैं, तो माताओं की हालत आप सोच सकते हैं क्या होगी। प्याज, दूध, ब्रेड, सबका दाम बढ़ा है। और जाहिर है, जैसे अभी हमारे साथी कह चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती, कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर है जो सब्जियां ढो के लाई जाती, खाद्यान्न लाते, उन सब का दाम बढ़ेगा। और जब आप बीज और खाद के दाम बढ़ेंगे तो किसान के ऊपर भार पड़ेगा, तो वो सब चीजें बढ़ेगी और किसान भी त्राही त्राही में आएगा, उनका परिवार भी आएगा। तो जाहिर है 2020 में हम उम्मीद करते हैं कि समृद्ध भारत की तरफ बढ़ना है, तो हमको इन सब चीजों पे देखना होगा। हमने जीडीपी का एक बेहतर % जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे भी खर्च करना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी है,
एक आम आदमी की पहुंच के बाहर है, एक मार्जिनलाइज क्लास, हाशिया के समाज के पहुंच के बाहर है। तो अगर सरकारी स्कूल बेहतर रन करेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर महंगाई पर काबू पाया जाए तो बहुत से इश्यूज, बहुत से मसले ऐसे हैं जो एक तरह से खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इरशाद अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, इरशाद साहब मेरी गरीबी की बड़ी अच्छी बात शेष नारायण सिंह साहब ने कही थी कि 2019 में बीजेपी के लिए बहुत राहत भरा साल एक तरह से रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस जिस तरह से उसने मुस्तैदी नहीं दिखाई, जो मुस्तैदी उसके अंदर होनी चाहिए थी, बहुत बड़े बड़े इश्यूज मिले अपोजिशन को, खासतौर से कांग्रेस को, लेकिन वो इन इश्यूज को भुनाने में एक तरह से नाकाम रहा 2019 में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप शुरुआत से देखें वहां यहाँ पे जब 2019 में जीत के आई थी बीजेपी की सरकार, तो लोगों की बड़ी उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि ये सरकार 300 से ज्यादा सीट लेके आई थी एनडीए, खुद बीजेपी 301 लेके आई थी, लिहाजा लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट ठीक होगा, बेरोजगारी ठीक होगी, पैसे के हालात ठीक होंगे, लेकिन वो सब ठीक तो हुआ नहीं और हालात बदलते चले गए। आप मुझे जो इस क्रोनोलॉजी अगर सेट करना पड़े मुझे इस पूरे साल का, तो सबसे बड़ा इंसिडेंट मेरे लिए जो है वो ये है कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक नरेंद्र मोदी को गाली बकता था कि साहब इसको फुल फ्लेज स्टेट किया जाए दिल्ली को। जब जम्मू एंड कश्मीर का 370 स्क्रैप करने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना रहे थे तो केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया। अब आप समझिए ये कितना बड़ा सानिया था इसका। एक आदमी जो फुल स्टेट के लिए पूरे दिन प्राइम मिनिस्टर को गाली बकता था, वो एक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए वोट डाल रहा था। उसके बाद जो जामिया का इंसिडेंट है, ये भी मुझे इस साल का सबसे खतरनाक इंसिडेंट है। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि इसको नहीं लिया, हाथों हाथ लिया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने नहीं लिया। जब जामिया में जामिया वाला बाग कहलाता है, तो वो जामिया वाला बाग इंसिडेंट के बाद पूरे हिंदुस्तान की तमाम प्रीमियम यूनिवर्सिटी और IITs, IIMs सब ने सड़क पर निकल के उसको लबैक किया, सपोर्ट किया स्टूडेंट्स का, साथ में CAA, RSC का और NRC का अपोज भी किया। तो ये जो सानिया, ये दो सानिया क्रोनोलॉजी में अगर लगाएंगे तो ये इस वक्त इस मुल्क का नंबर 1, नंबर 2। लेकिन अब भी और तब भी ये उम्मीद थी कि ये गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे, माशियत पे और माशी हालत को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाएगी। लेकिन वो रिजल्ट आज के तारीख में एक नया आ गया कि रेलवे में कांग्रेस इंतजार करती रही कि साल काम करेगी और पूरा साल निकल गया। कांग्रेस इस बात का इंतजार करती रही। इरशाद साहब, आज 31 तारीख को रेलवे का जो फेयर बढ़ाया है, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो दिल्ली से पटना में आपको 50 रुपए का पर टिकट होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह कलकत्ता में 60 रुपए 70 रुपए का चेंज फर्क होगा स्लीपर क्लास का टिकट। यानी कि महंगाई तो देखिए पूरे साल ये मसला रहा है। इरशाद अहमद साहब, ये मसला तो पूरे साल रहा है। इस पर और आगे बात करेंगे। मैं चाह रहा हूं कि सैयद, ठीक है, इस बीच मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, कुछ उनका टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही, मैं उन्हीं के पास चला जाता हूं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, साल 2019 बस अब विदा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस साल के बारे में, क्योंकि बड़ा हंगामा खेज ये साल रहा है? देखिए साहब, जो वक्त गुजर जाए वो अच्छा है, और जो वक्त जिस तरह भी गुजर जाए अब वो गुजर गया, तो अब उसका क्या रोना। शेष नारायण सिंह साहब ने बात बहुत अच्छी कही थी शुरू ही में, और वो बिल्कुल एक हकीकत है कि बीजेपी के ये साल जो है इतना आसान गुजरा है कि तमाम बड़े बड़े कुकर्मों के बावजूद उसे किसी चैलेंज काम किए थे इस साल में कि जो अगर कोई और पार्टी करती तो शायद कोहराम मच जाता। कोहराम मचा यहाँ भी, लेकिन इनके पास एक तंत्र ऐसा है, एक मंत्र ऐसा, लेकिन इनके पास एक तंत्र ऐसा है, मंत्र ऐसा है एक, कि हिंदू और मुसलमान का मंत्र पढ़ दो और सारे चैलेंजेस जो है वो काफूर हो जाते हैं उसी वक्त। अब ये देख लीजिए कि प्याज 150 रुपए किलो बिक रही है, लेकिन कोई नेता आपको कहीं गाड़ी लगा करके प्याज बेचने वाला नहीं मिल रहा है। लहसुन 200 रुपए किलो मिल रही है, कोई नेता आपको कहीं लहसुन का नाम लेने वाला नहीं मिल रहा है। आपको गर्म कपड़े जो है वो 2 रुपए का कपड़ा 5 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं है। सब्जियां देख लीजिए आप,
सर्दी जो है वो सब्जियों का मौसम होता है और बहुत सस्ती सब्जियां इस मौसम में मिला करती हैं। तमाम गरीब से गरीब आदमी भी अच्छी अच्छी सब्जियां खा लिया करते थे। लेकिन अब जो है अच्छे खासे दरमियाना दर्जे के मिडिल क्लास के लोगों को अच्छी सब्जी खाना मुश्किल हो रही है, मिलती ही नहीं, और मिलेगी तो एक की चीज 10 रुपए में मिलेगी, लेकिन कोई कहीं कुछ पूछने वाला नहीं है। बस क्या करो कि हिंदू मुस्लिम कर दो। अब आखिर में आकर के चलते चलाते इन्होंने, मुझे नहीं पता कि ये CAA लाने के बाद जो है अब तक एयर इंडिया बिक गया या इंडियन एयरलाइंस बिका है इसके पीछे, या हिंदुस्तान के जो पेट्रोलियम की कंपनियां हैं वो सब बिक गई हैं, या फिर भारतीय रेलवे बिक गया है। चूंकि देखिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेचेगी तो, चूंकि गवर्नमेंट जो है ये ऐसा करती है कि एक ऐसा हंगामी काम कर देती है कि लोग उसमें उलझ जाते हैं और पीछे से चुपके से जो है ये अपने दोस्तों को सरकार की कोई बड़ी फायदेमंद चीज जो है वो बेच के गुजर जाती है। लोगों की नजर भी उस पर नहीं जाती, और जब नजर जाती है तब तक जो है माल लूट चुका होता है। तो ये अच्छा अपोजिशन जो है उसको इन्होंने बिल्कुल ऐसा अपाहिज बना के रख दिया कि चाहते हुए भी अपोजिशन कुछ कर नहीं पाता। अब ये आखिर में CAA की मुखालफत में पूरे मुल्क में स्टूडेंट्स ने जो एक प्रोटेस्ट शुरू किया है उसको भी बहुत चालाकी के साथ, पहले तो इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हुए, तो फिर इसको जो है अपोजिशन पार्टियों का मूवमेंट बना करके पेश करना शुरू कर दिया कि साहब ये प्रोटेस्ट जो है ये तो अपोजिशन पार्टियों का है। अरे भाई क्या तमाशा आपने इस मुल्क का बना दिया है। आप जो है लोगों के साथ जुल्म करेंगे। मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। सैयद कासिम साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जो है मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। सैयद कासिम साहब को भी डिबेट में मैं जोड़ लेता हूं। सैयद कासिम साहब, और आप उसको भी जुल्म बना के पेश करेंगे। ठीक है, अमित साहब मेरे ख्याल से बात हो गई, मैं दोबारा से आऊंगा आपके पास। सैयद कासिम साहब 2019 तो जा रहा है, और जो शुरुआत शेष नारायण सिंह साहब ने की, या जिस तरह से ताहिरा हसन साहिबा ने इस पूरे साल के बारे में बताया, या अभी अब्दुल रहमान आबिद साहब कह रहे थे कि इश्यूज तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस इन इश्यूज को भुनाने में नाकाम रहा, इन इश्यूज को उठाने में नाकाम रहा। और जो बड़ा इल्जाम अब्दुल रहमान आबिद साहब लगा रहे हैं कि सरकार ने इन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इश्यूज को धर्मों के दरमियान, मजाहिब के दरमियान एक तरह से बांट दिया। क्या सच्चाई आपको यही लगती है? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दोबारा आई है सत्ता में, तो मोदी जी कहा करते थे कि 60 साल बनाम 60 महीने। अब वो 60 साल बनाम 60 महीने वाला जब पीरियड खत्म हो गया और जो ये नया सिलसिला शुरू हुआ 2019 का, 2019 में भी उन्होंने कोशिश ये की कि हम अपने कोर वोट को, जो ये कह के हम आए थे कि अब अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई भगाएंगे, 15 लाख देंगे, किसानों के कर्ज माफ करेंगे, तमाम वो लुभावने वादे जो आमतौर पे सभी पार्टियां हमेशा करती हैं, वही वादे करके मोदी जी आए थे। अब साहब वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने ध्यान बांटो शुरू किया। अगर आप गौर करेंगे तो पिछले सालों में ध्यान बांटो की स्कीम के अलावा जमीन पर सरकार ये नहीं कह सकती है किसी जगह की इलेक्शन रैली रही हो। इलेक्शन की रैलियों में आदमी क्या करता है, अपनी पार्टी की, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताता है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर और अभी शिवम भाई तक सब ये कहेंगे कि हमने देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये हमने उपलब्धि बताई, हमने ये किया। अभी शिवम भाई ने एक बात कही कि जो जीडीपी ग्रोथ गिरी है ये अंतरराष्ट्रीय है। आप पड़ोस में देखिए, बहुत छोटा सा मुल्क है बांग्लादेश, उसकी जीडीपी डे बाय डे हमसे बेहतर होती जा रही है, उसकी इंडस्ट्री हमसे बेहतर होती जा रही है। हम दूसरों को सिर्फ ये दिखा के, डरा के, ये सिलसिला जो है ये मुल्क के हक में नहीं है। आप अगर ये एक चीज देखें कि दवाओं से लेकर जीवन रक्षक, जिंदगी बचाने वाली दवाओं से लेके कैंसर की दवाओं, हार्ट की दवाएं हो, तमाम दवाओं से लेके कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस सरकार में सस्ती हुई हो। सरकार की पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार इस दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि वो ये नहीं कह सकते कि हमने जनता के हक में इस चीज को सस्ता किया है। कोई एक चीज जनता के हित की ये बता ही नहीं सकते। ये कह देंगे हमने 370 खत्म किया, हमने 15A खत्म किया, हमने 3 तलाक खत्म किया, हमने CA हम लेके आए, हम CAB लेके आए। कोई एक ये नहीं कह सकते हैं कि हमने देश के हित में, किसानों के हित में ये किया, हमने खाद सस्ती की, हमने पानी सस्ता किया, हमने डीजल सस्ता किया, हमने पेट्रोल सस्ता किया। कोई एक चीज
पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार अगर इस मुद्दे पे बात करे तो इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि एक चीज नहीं कह सकते कि जनता के हित में हमने ये काम किया। अबू हुरैरा भाई, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। और आप देखें, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, रेलवे का किराया बढ़ा। 2019 की हुई, ये 2019 की बात हो गई। क्या कुछ सरकार की नाकामियां रही, क्या कुछ सरकार की कामयाबियां रही, कहां पोजीशन फेल रहा, कहां नाकाम रहा, ये तो वो तमाम बातें होंगी। छोटा सा मुझे कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो साल 2020 की हम बात करेंगे। क्या वाकई में साल 2020 जो नाकामियां 2019 में थी, इन्हें पीछे छोड़कर साल 2020 में वाकई में हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे? क्या वाकई में जो परेशानियां 2019 में देखी गई हैं, ये परेशानियां पीछे छोड़कर अब साल 2020 एक नई तवानाई और नए जोशो जज्बे के साथ आएगा? और क्या आम लोगों की परेशानियां दूर होंगी? इस पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं नए साल की। जी हां, नए साल के इस्तकबाल के लिए हिंदुस्तान बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन नया साल 2020 क्या जो चैलेंजेस 2019 में थे, इन्हें हम पार करके 2019 में जाएंगे और वाकई में 2020 कहीं ना कहीं हमारे लिए एक हौसला अफजा साल होगा। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बातचीत अभी तक डिबेट में चल रही है। मैं शेष नारायण सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं शिवम आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शेष नारायण सिंह साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। सारे तो इल्जाम सरकार पर ही है। नहीं, ठीक है, मैं शिवम, क्योंकि आप इशारा कर रहे थे, आप डिबेट में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। शेष नारायण सिंह साहब से मैं एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद आऊंगा। शेष नारायण सिंह साहब, डिबेट के पहले हिस्से में साल 2019 की बातें हुई। सरकार की क्या कुछ खामियां थी, क्या कुछ खूबियां थी, क्या कुछ सरकार ने किया, कहां नाकामी हाथ लगी, कहां उसे कामयाबी हाथ लगी। साल 2020 आपको क्या बता रहा है? जिस तरह से पहला दिन रेलवे के किराए, बढ़े हुए किराए से शुरू हो रहा है और CAA शहरियत कानून का जो मामला है वो पूरी तरह से गर्म है। साल 2020 क्या कुछ कह रहा है? आपके हिसाब से कैसा होगा साल 2020? मैं एक तो आपसे गुजारिश करूंगा कि अकेला है शिवम त्यागी, अभिमन्यु की तरह चौतरफा हमला हो रहा महारथियों का। एक से एक मौलाना साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं और हमारा शिवम अकेले नहीं है, हम सभी लोग उनके साथ हैं। मैं आपको बिल्कुल एक मिनट शिवम, अभी आप मैं तुम्हें मैं पैक देता हूं, उसी पे चढ़ लेना। हम खुद शिवम भाई के तीन तरीके हैं अबू हुरैरा साहब। जी, एक तो मैं एक सहाफी हूं, सहाफी के रूप में बताऊं तो वो मुझे लगता है हुकूमत को बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि 2 साल अगला साल कैसे होगा। तो इसलिए मैं आज अपनी सहाफत को बालाए ताक रख के एक दूसरे तरीके से बताता हूं। नजूमी की तरह भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक फकीर की तरह दुआ करता हूं कि अगला 2020 बहुत अच्छा गुजरे। बिल्कुल। हालांकि अगर मैं सहाफी की तरह बात करूं तो उसकी उम्मीदें कम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह ही जब आज हुई तो अंजाम खुदा जाने। ये रेलवे से जो हुआ है और इसके पहले भी दरअसल हुआ ये है कि हुकूमत तो नजूमी वाला में मामला भी जो है उसमें फिर वो उस फन की तौहीन होगी, क्योंकि मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा, फिर सच्चाई बोलना पड़ेगा। आज की सच्चाई ये है कि इस हुकूमत में इकॉनमी को अप्रिशिएट करने वाले शुरू में जो लोग आए थे उन सबको एक एक करके विदा कर दिया गया और सब चले गए। अब इकॉनमी को समझने वाले इनके पास बहुत कम लोग बचे हैं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, बिल्कुल बहुत कमज़ोर सियासी आदमी ही नहीं थे, उनको चारों तरफ 18-20 कितने थे उनको लेके चलना पड़ता, लेकिन चूंकि वो माहिर इकोनॉमिक्स थे, उनको सब्जेक्ट आता था और उनकी इज्जत पूरी दुनिया भर में थी, उनकी बात से हो जाता था। बिल्कुल। आज जो है इकोनॉमी में ये लोग अच्छा से अच्छा करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। शेयर बाजार, अच्छा हो ये रहा है कि शेयर बाजार में हमारे इंटरेस्ट रेट वगैरह ठीक ठाक है। आपको मालूम है तमाम जर्मनी वगैरह में माइनस इंटरेस्ट रेट है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, उस पर सूद नहीं मिलता रखने के लिए। तो वे लोग यहाँ आके अपना ले जाके उड़ा रहे हैं। तो हमारी शेयर बाजार के अलावा बाकी इकोनॉमी जो है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में खेल डिफरेंट था। अभी बात हुई कि इंटरनेशनल हो रहा है, शिवम इस पे गौर करो। इंटरनेशनल में तो ये फिलीपींस भी आता है, चाइना भी आता है और बांग्लादेश भी आता है। जो हमारे यहाँ से गारमेंट का हिंदुस्तान सबसे बड़ा मरकज हुआ करता था गारमेंट एक्सपोर्ट का, आज हमारे पास गारमेंट रह ही नहीं गया। और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जो है, मोदी जी ने कितना बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया था, मेक इन इंडिया।
भाई वो प्रधानमंत्री हो जाके भीख तो नहीं मांगेंगे ना, लेकिन चूंकि उनके मातहत काम करने वाला जो अमला था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेक इन इंडिया कैसे हो। आज स्ट्राइफ जो है, जहां कॉन्फ्लिक्ट होगा वहां पे फैक्ट्री नहीं लगेगी, जो हफ्ता वसूली जहां होगी वहां पे काहे को कारखानदार आएगा। तो ये तमाम चीजें नहीं हुई, तो वो उम्मीद तो ये की जाएगी, दुआ ये करूंगा मैं कि अगले साल एक्सपोर्ट अपना बढ़े। एग्रीकल्चर में जो क्राइसिस है, गांव छोड़ के भागने के लिए हर आदमी, यानी आप बताइए 20 बीघे के खेत का मालिक मेरे घर के सिक्योरिटी चौकीदारी करता है, 6,000 रुपए उसको मिलते हैं बेचारे को, और ये ठंड में खड़ा होगा इस वक्त। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको दुरुस्त करने की उनकी तमन्ना तो है, इंटेंशन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हो ये रहा है कि माहिरीन की कमी है, उसकी वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। तो मैं दुआ ये कर रहा हूं एक फकीर के रूप में कि भाई आने वाला साल ऐसा न बीते जैसा कि, अच्छा मोदी जी के लिए भी ऐसा न बीते, अपना तो वो डंके की चोट जीत गए, लेकिन बाकी जहां उनके 22-23 स्टेट्स में उनकी हुकूमत हुआ करती थी, अब कितना घट गया, नॉर्थ ईस्ट को मिला दिए तो 5-6 स्टेट्स में रह गई, तो वो उनका भी नुकसान हुआ है। तो अब सबके लिए यही है कि इकोनॉमी दुरुस्त करो, लड़कों को नौकरी दो, और जो स्ट्राइफ की सिचुएशंस हैं, जैसे ये सीएए आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है, आप इमेजिन करिए अगर इन्होंने सारी पार्टियों के सारे चीफ मिनिस्टर से पहले ही बात कर ली होती तो आज ममता बनर्जी करें मैं नहीं लागू करूंगा, और दुनिया भर के लोग करें हम तो नहीं लागू करें जी। तो ये कैसे होगा भाई? शेड्यूल 7 में है, आप लागू नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की सिचुएशन होगी, आप पे 356 लगेगा, फिर परेशान होगे। तो जाहिर है स्ट्राइफ जो आने वाले समय में है, मैं दुआ करता हूं कि वो न हो और हुकूमत ठीक से चले। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया शिवम त्यागी को दीजिए टाइम इस सब चीजों को डिफेंड करें। बिल्कुल, मैंने वो ही इज हियर टू डिफेंड इट, लेट हिम डिफेंड इट। नहीं बिल्कुल शिवम, देखिए बहुत तफसील से शेष नारायण सिंह साहब ने सारी चीज बता दी। मतलब साल 2020 में भी सरकार के सामने चैलेंजेस बहुत होंगे, लेकिन कोई नहीं चाहता, हम में से कोई नहीं चाहता कि मुल्क में किसी तरह का इंतशार पैदा हो, कोई परेशानी हो। मुल्क जिस तरह से अमनो अमान से चल रहा है इसी तरह से चलता रहे, लेकिन सरकार के सामने चैलेंजेस तो होंगे। शिवम देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तो खैर बिल्कुल नहीं चाहते कि इस देश में कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो, हर कोई चाहता है कि इस देश का अच्छा हो। मैं सबसे पहले अब्दुल रहमान जी से शुरू करूंगा। अब्दुल रहमान जी ने कहा कि इस देश में सारी चीजों को नजरअंदाज करके भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम ले जाती है। साहब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 2019 के शुरुआत में ही लेके चलता हूं। यही एक इस देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसको अगर 300+ सीटें मिली तो कास्ट, क्रीड, कॉम्बिनेशन, कलर, ये सब तोड़ के हर राज्य से हर तबके ने वोट दिया, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब थे। हां ये बात जरूर है कि पिछले कुछ समय से जो सिचुएशंस रही हैं उसमें आप जैसे लोग या कुछ और लोग, आप माफ कीजिएगा मेरी इस भाषा के लिए, जरूर कामयाब लोगों को ये बताने में रहे हैं कि ये जो पार्टी है ये मुसलमानों के खिलाफ है या दलितों के खिलाफ है, लेकिन नहीं। 2019 में इसी देश की इसी जनता ने हमें और इसी देश के हर तबके ने हमें वोट दिया, तो ये बात आप समझ लीजिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। 2019 में हम चुनाव जीत चुके हैं। ये एक इत्तेफाक है कि इस देश में हर तीसरे चौथे महीने में कहीं ना कहीं चुनाव जरूर होता रहता है, तो आप लगे रहिए उसको हिंदू मुस्लिम जोड़ने में, लेकिन हमें हर जगह वोट मिला है। सो पहली बात तो यह है कि अब क्या हुआ है कि स्टेट्स में जितनी भी पार्टियां थी, मैं यादव के लिए हूं, मैं मुसलमानों के लिए हूं, मैं दलितों के लिए हूं, दुकानें बंद हो गई सबकी। अब परेशानी है उनके लिए कि दोबारा से ठेकेदारी कैसे तय करें। तो ठेकेदारी तय करने के लिए आपस में इस देश को जो आप लड़ा रहे हो, चिंता मत कीजिए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं और ये सरकार जो है सेटल डाउन करेगी, और चीजें पहले से बेहतर हुई और आगे भी बेहतर होंगी। एक बात ये तो था अब्दुल रहमान जी को। जहां तक बात है शेष नारायण जी की, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये भी वो जरूर जानते होंगे कि चाहे फिलीपींस हो चाहे बांग्लादेश हो, उनकी सिचुएशंस और हमारी सिचुएशंस और उनके जो चैलेंजेस हैं और हमारे जो चैलेंज है बहुत अलग अलग हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कहीं जिस तरह से चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर रहा, इसमें कुछ छोटी छोटी कंट्रीज ने, खुद वियतनाम भी उनमें से एक उदाहरण है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाइना भी एक ऐसी जगह है जहां पर एक दिन में 30,000 नौकरियां चली गई थी, अभी 3 दिन पहले की मैं आपको खबर बता रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल जाहिर है, ये सच है कि सुस्ती है, जरूर सुस्ती है अर्थव्यवस्था में और इस पर काम करने की बहुत जरूरत है, लेकिन काम नहीं हुए पिछले 1 साल में, यह मैं नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी
वो पार्टी है जिसने 26 सितंबर 1947 को राष्ट्रपिता बापू ने जो वादा किया था मेरे देश से लगे हुए देश के माइनॉरिटीज से, भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरा किया। ठीक है, शिवम मेरे ख्याल से जवाब हो गया। अब मैं सबका पूरा देश रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। ठीक है, अब्दुल रहमान साहब हटना चाहिए। कांग्रेस भी कहती थी किससे गिर जाएगा, लेकिन हटाया दूसरे लोग देखे वो बड़े बड़े मुद्दे खत्म हुए। अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं फिर ताहिरा जी और अब आप देखिए, मैं सबके पास सारी बातों पर बात करेंगे, अब्दुल रहमान मैं आबिद भी तो साहब अपने मुद्दे पर बात करूंगा ना। ठीक है शिवम, मैं दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है अब्दुल रहमान आबिद साहब, नहीं ये तो गलत हो गया ना अबू रहमान, की परेशानी है 10 सेकंड की बात मुझसे 15 मिनट सवाल पूछे गए तो मुझे 5 मिनट तो मिलना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं शिवम दोबारा से आ रहा हूं, फिर सारे लोग बोर हो जाएंगे, जितने लोग बैठे ना सारे लोग बोर हो जाएंगे। जी सर सुन तो जी, अब्दुल रहमान आबिद साहब फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है 303 सीटें मोदी जी ने जीती और जीत करके 2019 में उन्होंने एक नारा नया दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन आप सारे कामों को देख लीजिए, 370 का हटाना देख लीजिए, सीएए का लाना देख लीजिए, एनआरसी नहीं, मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं आपसे। बताइए 370 में आपको मुसलमानों में क्या दिक्कत लगती है? 370 का मुसलमानों से क्या लेना देना है? शिवम भाई पहले बात तो पूरी होने दीजिए, जब तो आप जवाब अच्छा देंगे। जब बात ही पूरी नहीं होगी तो जवाब कैसे अच्छा हो जाएगा? मैं कह रहा हूं कि आपने जब संसद में कोई भी कानून नया पेश किया है या अमेंडमेंट पेश किया है, आपने ना तो विपक्ष की बात सुनी है, ना आपने देश के अवाम के जज्बात को समझना चाहा है, बल्कि आपने हर चीज को अपनी अना और जिद से जोड़ के देख लिया। जो लोग आपका बाहर, संसद के बाहर निकल के जो लोग आपका विरोध करते हैं, आप उन्हें दुश्मनों की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं और उनको राष्ट्रद्रोही और पता नहीं कौन कौन सा द्रोही मैं साफ कह रहा हूं आपसे, आपने 370 में अमेंडमेंट करने के बाद कश्मीर तो हासिल कर लिया, लेकिन कश्मीरों के विश्वास को आपने खोया है, तोड़ा है। आपने एनआरसी आसाम में हासिल कर लिया, लेकिन वो 19 लाख लोग जो बाहर एनआरसी से हो गए हैं, उनके विश्वास को आपने तोड़ा है, उनके साथ को आपने तोड़ा है। अब आपने दोनों सदन में आपने पास कर दिया, लेकिन आपने अपने विपक्ष के भी भरोसे को और समाज को तोड़ा है और संसद की परंपराओं को भी आपने तोड़ा है और विश्वास को आपने पब्लिक की परंपराओं को भी आपने तोड़ा है और विश्वास को आपने पब्लिक के भी तोड़ा है, अपोजिशन के भी तोड़ा है। और आप जो है हर जगह, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस रवैये को छोड़िए, बल्कि जब कोई आपका विरोध करता है तो उस विरोध में जो देश के लिए अच्छी चीजें हैं और पॉजिटिव चीजें हैं, उन पॉजिटिव पॉइंट को कलेक्ट करके आप उसमें अमेंडमेंट दोबारा कर लीजिए। आपने एक अमेंडमेंट किया, दोबारा कर सकते हैं आप, तो हालात सारे सही हो जाएंगे। और शेष नारायण जी जो बात आपसे कह रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे और मीठे शब्दों में आपसे जो मशवरा दिया है, इसको मान लीजिए। देश का भी फायदा है, आपकी पार्टी का भी फायदा है, पूरे समाज का भी फायदा है और संविधान का भी फायदा है। वरना आज बिल्कुल ये सूरत हाल हो गई है। अब्दुल रहमान आबिद साहब, मैं शिवम 30 सेकंड दूंगा क्योंकि दूसरे पैनलिस्ट भी वेट कर रहे हैं। शिवम मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर इरशाद साहब भी वेट कर रहे हैं, इसके अलावा आपने सैयद कासिम साहब और ताहिरा जी भी वेट कर रहे हैं। मैंने पहली लाइन में सबसे पहले ये कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इकोनॉमी पर जरूर काम करने की जरूरत है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। जहां तक बात आपकी ओपोजिशन की है, ओपोजिशन को पूरे मौके हर जगह मिले हैं। एक भी बिल अगर इस देश में पास हुआ है, सबको अपना अपना वक्तव्य रखने का मौका मिला है। और रही बात सीएए और 370 की, सीएए में महात्मा गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर 1949 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके भाषण से लेकर मनमोहन सिंह जी तक सब यही चाहते थे, लेकिन कर कोई नहीं पाया, क्योंकि एक स्पाइन वाली सरकार की जरूरत होती है ये काम होने के लिए। एक बात ठीक है, देखिए आज लड़ाई का मौका नहीं है। ठीक है शिवम, बात हो गई, अब्दुल रहमान आबिद साहब बात हो गई, ताहिरा हसन साहब, ताहिरा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है शिवम, बात हो गई, शिवम बात हो गई, आबिद साहब बात हो गई मेरे ख्याल से। मैं ताहिरा जी, साल 2012 से जब निर्भया का मामला हुआ था, उसके बाद बड़ी बड़ी कस्में खाई गई थी। सरकार ने कहा था कि सख्त कदम महिलाओं के खिलाफ उठाए जाएंगे, महिलाओं के अगेंस्ट जिस तरह का माहौल है उसे लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज साल 2019 रुखसत हो रहा है, आप बताइए क्या वाकई में महिलाओं के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ जैसे नारे भी दिए गए, क्या माहौल साजगार हुआ महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए, हमारी बहन और हमारी जो बेटियां क्या उनके लिए माहौल साजगार आपको लग रहा है? 2012 में जो बातें कही गई थी, कितना बदलाव आप देखती हैं 2019 में?
नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। वही मैं कह रही थी, अभी मैं शिवम जी से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जो 2012 के बाद, निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, क्योंकि महिलाएं ही नहीं, हमारे साथ पुरुष भी शाना बशाना सड़कों पे उतरे और उन्होंने मांग की, और जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक मजबूत कानून दिया। उस कानून को अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। मैं बार बार कहती हूँ, कन्विक्शन रेट 1975 में 44% था, कम होता जा रहा है। ये किसी एक सरकार की बात नहीं है शिवम, ये सभी सरकारों के अंदर पॉलिटिकल विल महिलाओं के उसमें नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि 2020 में आपकी सरकार जो भी निर्भया के बाद मजबूत कानून बना है, जो फंड है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके महिलाओं की सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए और सभी अपोजिशन पार्टियां भी इसमें साथ आए, एक प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, आधी जमीन का मुद्दा है। जिस तरह से महिलाओं की अस्मिता बराबर रौंदी जा रही है, लोगों को कानून का डर नहीं है, हाथ में कानून ले रहे हैं। आप सोचिए, खुलेआम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके बाद वो जाते हैं, उन्हें पता है कि हम निकल आएंगे, हमारे मसल पावर पैसे वाले हैं, हम निकल आएंगे, क्योंकि इतने लंबे लंबे केसेस खींचते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी जल्दी ऐसे केसेस का निस्तारण हो, लोगों को सजा मिले, कन्विक्ट किए जाए, जिससे कि एक नजीर बने, लोगों में डर पैदा हो कि अगर हम इस तरह का काम करेंगे, कानून हाथ में लेंगे, तो हमें दंडित किया जाएगा। हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, जो संविधान से चलता है। बिल्कुल, तो हमें जाहिर सी बात है। मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा, मैं उसके बाद शिवम आपके पास आऊंगा। मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, क्योंकि जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, लगातार कहीं ना कहीं अपोजिशन और सरकार में उस तरह का तालमेल नहीं दिखा जो एक सरकार चलाने के लिए होता है, क्योंकि अपोजिशन का साथ भी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है। इरशाद साहब, अगर इस सरकार को अपोजिशन का साथ भी मिल जाए, जहां पर मुनासिब लगे कि सरकार के साथ होना चाहिए, वहां पर तो कम से कम अपोजिशन को साथ होना चाहिए सरकार के। वहां सपोर्ट करते हैं सरकार को, लेकिन मेरा कहना यह नहीं है। मेरा कहना यह है कि 2020 में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है, जो मुल्क की हालत रिसेशन है, जो मुल्क के फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर बात करेगी, उस पर सोचेगी। मुल्क के अंदर जो हर चार घंटे में रेप होता है, एक घंटे में 4 रेप होता है, उसके बारे में कुछ सोचेगी। मुल्क के अंदर जो भी कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, बेरोजगारी जो है, उस पर सोचेगी। किसानों की जो हत्या है उस पर सोचेगी, न कि, और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री ने वहां भाषण में अपने कहा था कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, उसको वाजे करेगी कि एनआरसी हम लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगर वो वाजे कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन शिवम भाई का एक जवाब देना चाहता हूं कि शिवम भाई, नेहरू जी, गांधी जी सबका मिसाल दे दिया आपने, ये तमाम लोगों का मिसाल तो पाकिस्तान के लिए था, अफगानिस्तान का जिक्र कहां से आ गया। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सीए है, ये मुल्क के आईन के खिलाफ है, क्योंकि ये 3, आप श्रीलंका की बात क्यों नहीं किया, वहां के तमिल हिंदू की बात क्यों नहीं की, जो श्रीलंका के जो महादेशी है उनकी बात क्यों नहीं की, वो तो हिंदू है। लिहाजा आपने कुछ टारगेट फिक्स करके एक टारगेट बना लिया आपने, और उस जिस डिवीजन में अफगानिस्तान का कोई हिस्सा नहीं था, वो पार्टी नहीं था हिंदुस्तान का, उसका जिक्र किया आपने, उसको साथ करने की कोशिश की। लिहाजा साथ में आपने सिर्फ वहां के जो माइनॉरिटीज थे उनका जिक्र किया, बाकी को छोड़ दिया आपने, म्यांमार के रोहिंग्यास को छोड़ दिया। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मैं सैयद कासिम साहब, मैं आपका भी एक रिएक्शन लेंगे, उसके बाद फिर मैं शिवम आ रहा हूं। ठीक है, सैयद कासिम साहब, क्या आपको लगता है कि लोगों की भी एक तशवीश है लोगों में, और इस सरकार को लोगों को एतमाद में लेना होगा? अगर कहीं पर कोई तशवीश किसी चीज पर है, चाहे वो सीएए का मामला हो, शहरियत तरमीम का मामला हो, या दूसरे इश्यूज, अगर लोगों में कोई तशवीश है, अगर हंगामा है, तो उसे सरकार को एतमाद में लेना चाहिए, सरकार को इस चीज के लिए आगे आना होगा कासिम साहब, तभी हालात साजगार होंगे। देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि सरकार माने कौन, सरकार कौन है। भाई देखिए, जहां तक तशवीश की बात है, मोदी जी ने तो रामलीला मैदान से तशवीश दूर करने की कोशिश की। मोदी जी ने अपने बयानात से, मोदी जी ने अपने अमल से, उनकी जो उनके सामने जो दिखाई देता है आज तक मन की बात से लेकर हर जगह, मोदी जी की नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी की नीयत जब इतनी साफ है
तो उसके बाद ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जाता है? मोदी जी कुछ कहते हैं, उसके बाद साहब उनके बयान दूसरे लोगों के कुछ आते हैं। ट्विटर पे मोदी जी उनको फॉलो करते हैं जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं शिवम भाई बैठे हुए हैं, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वो आज ही नहीं, कांग्रेस का काम था खामोशी से कर देती थी और उसकी पब्लिसिटी नहीं करती थी इन्हीं सब मुद्दों को। और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पे पब्लिसिटी करती है और उसके लोग पब्लिसिटी करते हैं। क्योंकि बीजेपी अपोजिशन की बहुत बेहतरीन पार्टी है और सरकार में आने के बाद भी उनका रवैया अपोजिशन जैसा रहता है। आप देखिए, जैसा कि शेषनारायण साहब ने कहा कि मईशत के मामले में पूरी तरह से फेल है, चूंकि इनके पास इकोनॉमिस्ट नहीं है। जो अच्छे लोग थे, यशवंत सिन्हा थे, सुब्रमण्यम स्वामी थे, उसके अलावा अरुण शौरी थे, जो भी इनके पास माशियात को जानने वाले लोग थे, उनको कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं मिली और जिन लोगों को बनाया गया उनको लोग समझ में नहीं आए। नए साल में आप उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन नए साल में इन्हीं के तमाम संगठनों ने, भारतीय मजदूर संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठनों ने आंदोलन की घोषणा कर रखी है। शुरुआत जो होगी नए साल में वो भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध संगठनों द्वारा आंदोलन से होगी। विपक्ष का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। चैलेंजेस 2020 में भी सरकार का लग रहा है पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, चैलेंजेस रहेंगे सरकार के सामने। नहीं अबू, बिल्कुल रहेंगे। अगर 58 साल एक देश में ऐसी सरकार रही है कि जिसने बहुत सारी चीजों पर काम नहीं किया, तो चैलेंजेस से तो हम डरते नहीं है, एक चीज। जहां तक बात दूसरी, मेरे मित्र ने एम्प्लॉयमेंट और इन सब सारी चीजों को बात करी है, मुझे लगता है इस देश में स्टेट्स की सरकार की भी जिम्मेदारी है, उनको भी शायद इस चीज में आना चाहिए। मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश में, सुना नहीं कंफर्म है, कि मध्य प्रदेश में जब वो आए थे तो 7 लाख युवा बेरोजगार थे, अब वो आंकड़ा 28 पर पहुंच गया है। दूसरी एक और चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, इस देश में विपक्ष में हम भी रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि हमने मुद्दों को आगे नई हवा दी है या फिर हमने को लेकर संघर्ष नहीं किया है, हमने भी किया है। लेकिन हमने जब देश की बात आई है तो रचनात्मक विपक्ष का भी हिस्सा जो बनकर दिखाया है और तारीफ भी की है सरकार की। मेरा मानना है विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है कि जहां पर मामला देश का हो, जहां पर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस की बात हो, वहां पर आपको साफ आना चाहिए। खास तौर पे अगर मैं आज ही की बात कर लूं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर हम बात करें, विपिन रावत साहब आज बने हैं। इस देश में 47 की मांग और आज पूरी हो रही है, बावजूद उसके कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और पुराने मंत्री आकर कहते हैं कि नहीं ये बहुत ही खतरनाक डिसीजन है। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप भी इस देश में वही हिस्सेदारी रखते हैं जो सरकार रखती है, जो कि आप रखते हैं, तो मुझे लगता है कि जब मामला नेशनल इश्यूज का हो, जब इस देश की शांति की बात हो, तो आपको भी रचनात्मक विपक्ष की तरह और अटल जी की मैं शेषनारायण साहब 2020 में भी लग रहा है कि उलझने बहुत कम होने वाली नहीं है। जरूर कर सकते हैं, जिस तरह से हमने सारे पैनलिस्ट को सुना, नतीजा नहीं निकल कर रहा है शेषनारायण साहब की उलझने बहुत ज्यादा कम होने वाली नहीं है। 2020 में भी अपना काम ढूंढ लिया है कि बस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी कुछ कहेगी हम उसको अपोज करेंगे। मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं शेषनारायण साहब से। शिवम त्यागी ने जी शिवम त्यागी ने जो बात कही है कि अपोजिशन में रह के, तो मैं तो ये कहता हूं कि अपोजिशन में रह के बीजेपी ने जितना बेहतरीन अपोजिशन पार्टी का काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 1974-75 के बाद किसी अपोजिशन ने उतना बढ़िया काम किया। जब ये अपोजिशन में रहे तो इन्होंने अपोजिशन का रोल बहुत बेहतरीन तरीके से किया। सुखराम एक रिश्वतखोर थे, उनको घेरने के लिए 37 दिन तक लोकसभा नहीं चलने दी थी इन लोगों ने, तो वो अच्छी बातें हैं। महंगाई 2 पैसे की महंगाई होती थी और जंतर मंतर पे इनके राष्ट्रीय नेता, मैंने बड़े से बड़ा नेता आके वहां पे बैठ जाते थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, मैं तो पर्सनली कवर करता था उसको, और आके वो जमीन पे बैठे हुए हैं, एकदम कच्ची सड़क पे, जलती हुई सड़क पे प्याज पहने बैठे हुए हैं लोग। गैस की कीमत बढ़ी, लेकिन ये कांग्रेस वाले जो हैं ये अपोजिशन बहुत बेकार के हैं। इरशाद भाई बुरा मत मानिएगा, 5 साल में आपका एक बार किसान लोग वहां पे अधनंगे आके तमिलनाडु से जुलूस लेके आए थे और आपके श्री राहुल गांधी उनके साथ फोटो खिंचा के चले आए, जबकि अपोजिशन बीजेपी जो है वो देश के लिए बहुत अच्छी थी। ये मैं डंके की चोट कहता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अब हमें उम्मीद यही करना चाहिए कि साल 2020 जो है वो खुशियों भरा हो सभी के लिए। और मैं अपनी तरफ से और न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से पेशगी मुबारकबाद सभी को देना चाहूंगा, सभी नाजरीन को और जितने लोग मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि साल 2020 का हर रोज रोजे ईद हो और हर शब बारात हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, शेषनारायण सिंह साहब, शिवम त्यागी, इरशाद अहमद साहब,
ताहिरा हसन साहिबा और सैयद कासिम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।